हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। मेरा नाम अनूप सिंह शेखावत है। मैं केमिस्ट्री लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानपुरा बस्सी जयपुर। मैंने 11th और 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईआईटी मेंस के लिए जो बेसिक केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है अनूप केमिस्ट्री क्लासेस। तो 11th क्लास के लिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका मोल कंसेप्ट। 11th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? मोल कंसेप्ट। इसे अपन बोलते हैं मोल संकल्पना, ठीक है। अच्छा, आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करो। 11th के स्टूडेंट्स, आप लोग 10th को पास करके आए हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि 10th और जो 11th है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन आप मान के चलिए आपने वो सब्जेक्ट चूज़ किया है जिससे आप फ्यूचर के अंदर में, भविष्य के अंदर में कुछ कमा के खाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी 11th में साइंस बायो लेता है तो उसके दिमाग में रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। कोई साइंस मैथ्स लेता है तो उसके दिमाग में रहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है। कोई कॉमर्स लेता है तो उसके दिमाग में रहता है कि मुझे CS बनना है। कोई आर्ट्स लेता है तो उसके दिमाग में होता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, तो साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया, इसका मतलब ये है कि आप इसी फील्ड के अंदर में फ्यूचर में कुछ ना कुछ करने वाले हो। बात ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैंने साइंस बायो लिया था तो दिमाग में था कि डॉक्टर बनेंगे या लेक्चरर बनेंगे या फिर प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है, इससे आप भविष्य में कुछ कमा कर खाएंगे, ठीक है ना। कुछ रोज़गार करेंगे, कोई जॉब करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे इस फील्ड के अंदर में, ठीक है। तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 11th 12th में हालांकि सब्जेक्ट सारे अच्छे होते हैं, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसमें सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, हार्डवर्क सब कुछ होता है इसके अंदर में, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से एक बार सुनिए, देखिए, समझिए, ठीक है। जहाँ पर कोई फ्लो चार्ट बन जाता है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज के अंदर में उसके नोट्स बनाइए और उस नोट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा याद होगा। अगर हम आपको लिखवाते हैं या मैं आपको प्रिपेयर्ड नोट्स देता हूं तो क्या होगा कि आप उसको रटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आप इन वीडियोस को देखिए, समझिए और अपनी लैंग्वेज के अंदर में नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो अपन बेसिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। छोटी क्लासेस में अपन विज्ञान पढ़ते थे, विज्ञान किसे कहते हैं। फिर अपन अब थोड़ी बड़ी क्लास में आए हैं, 11th में आए हैं, तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जो केमिस्ट्री है वो साइंस की ऐसी ब्रांच है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम पदार्थों के संगठन, संरचना और रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। उनका कंपोजिशन, उनकी स्ट्रक्चर और उनके मॉडिफिकेशन, इनके बारे में अपन जो स्टडी करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक बात है। तो अपन आज बहुत बेसिक क्लास, छोटा वीडियो है, छोटी क्लास बनाएंगे, छोटी क्लास लेंगे हम आपकी, क्योंकि एक साथ में बहुत ज़्यादा आपको नहीं देंगे, ठीक है। इनिशियली अपन छोटे छोटे वीडियो से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर अपन एक ब्रॉड लेवल पर पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए, तो मोल कंसेप्ट अपन पढ़ें। इसके अंदर में हम बात करते हैं किसके? पदार्थ की, ठीक है। पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। क्या बोलते हैं पदार्थ को? सब्सटेंस। इसी को हम बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य को अपन क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं इसको? अपन मैटर बोलते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए किसे कहते हैं पदार्थ या द्रव्य, तो ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हुए हैं, ठीक है। हमने 6th क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। कोई भी वह वस्तु, कोई भी वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ स्थान घेरता है, ठीक है। कोई भी वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो उसे अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर आपको दिख रहा है, तो ये मार्कर क्या है? मैटर है, द्रव्य है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ आयतन है, ये कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है और इसका कुछ ना कुछ भार होता है। बात से अपन पानी की बात करें तो पानी भी क्या है? पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, कुछ ना कुछ आयतन घेरेगा और उसका कुछ ना कुछ भार भी होता है। बात ठीक है। अपन गैस की बात करते हैं, गैस हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका भी कुछ वजन होता है, कुछ भार होता है और वो कुछ स्थान घेरती है। जैसे अपने को वायु दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर अपन एक बैलून के अंदर में अगर अपन फूंक मारे तो वो फैलता जाता है। इसका मतलब क्यों फैल रहा है? क्योंकि उसके अंदर में गैस बढ़ रही है। बात सही है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? चाहे ठोस हो, द्रव हो, चाहे गैस हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें कोई भार है और उसका कोई
उसका कोई द्रव्यमान है और उसका कोई आयतन है, यानी कोई जगह घेरती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। बात ठीक है? तो किसे बोलेंगे अपन पदार्थ? जिसका कोई द्रव्यमान हो, ठीक है, और साथ में उसका क्या हो? स्थान घेरे, ठीक है, कोई क्या करे? वो स्थान घेरे, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। अब जो द्रव्य है, पदार्थ है, अब इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक वर्गीकरण होता है इसका भौतिक वर्गीकरण, दो आधार पे इसका वर्गीकरण करेंगे अपन, ठीक है। एक होता है आपका भौतिक वर्गीकरण और एक होता है आपका रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। एक होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। तो हम पदार्थ को भौतिक आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से हैं वो? ठोस, द्रव और गैस। दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड और दिस इज गैस। बात ठीक है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस में, द्रव में और गैस में। अब आप देखें, ये भी द्रव है और वो द्रव्य है, दोनों में फर्क है। ये द्रव लिक्विड है, वो द्रव्य मैटर है। इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करें कि ठोस, द्रव और गैस, तो ये भी अपन छोटी क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। किसे बोलते हैं अपन? ठोस। इनमें अवयवी कणों के मध्य स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, यानी प्रबल क्या होते हैं? अंतर आणविक बल। सर ये अंतर आणविक बल क्या होता है? जैसे मेरा एक हाथ ये है और एक हाथ ये है, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण लगेगा, इसे अपन क्या बोलते हैं? अंतर आणविक बल। ये 2 मार्कर पेन है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसे मैं क्या बोलूँगा? अंतर आणविक बल बोलूँगा, ठीक बात है। तो ठोस वो होते हैं जिनमें अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें हम ठोस बोलेंगे। उससे कम होंगे उसे द्रव बोलेंगे और सबसे कम होंगे उसे अपन गैस बोलेंगे। दूसरी बात, इसकी बात करते हैं। अब देखो, ठोस के अंदर में आपने कभी देखा होगा, आपको आंखों से कभी उनके बीच में कुछ गैप दिखता है क्या? नहीं। माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो फिर उसके बीच में कुछ गैप दिखाई देता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ठोस में अवयवी कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो न्यूनतम होता है। उनमें अंतराकाशीय स्थल बहुत ही कम होते हैं, खाली जगह बहुत कम होगी। द्रव में थोड़ी ज़्यादा होगी और गैस में बहुत ज़्यादा होगी। एक गैस का कण यहाँ होगा तो दूसरा कण वहाँ होगा, उनके बीच में क्या होता है? गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। इनके घनत्व ज़्यादा होते हैं, इनके घनत्व से कम होते हैं, सबसे कम इसके होते हैं। तो क्या होता है कि ये छोटी क्लास में अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठोस के गुण क्या है, द्रव के गुण क्या है, गैस के गुण क्या है। अभी आपसे इतना जानो, ये ठोस है, आप लोग, ये आपका चैप्टर आएगा 12th के अंदर में, ठीक है। स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी में अब क्या है, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के अंदर में इसको 11th में डाल दिया गया है। तो हम वहाँ ठोस अवस्था पढ़ लेंगे पूरी का पूरी, क्या होता है ठोस, कितने प्रकार का होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ हम कहाँ पढ़ लेंगे? ठोस वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। पूरा चैप्टर है, वहाँ पढ़ेंगे डिटेल से। फिर है लिक्विड, द्रव, ये हमारा 12th के अंदर में है। लिक्विड क्या होता है, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, सांद्रताएं क्या होती हैं, सारी कुछ चीज़ें ये हम 12th में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में, ठीक है। और गैस हम इस बार 11th में, आपका 5th लेसन है, ठीक है ना। पदार्थ की अवस्था, उसके अंदर में अपन गैस क्या होती है, गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, गैस के नियम क्या होते हैं, वो सारा हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हमें थोड़ा बहुत अपन 11वीं, थोड़ा बहुत अपन छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। अब अपन इनका डिटेल से एक चैप्टर पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो अपन पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खास बात भी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर अपन बात करते हैं रासायनिक, मैं बात करूंगा फिर आपके रासायनिक वर्गीकरण की, ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर ये वापस से 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है आपका अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। एक होता है प्योर, दूसरा होता है इम्प्योर, ठीक है। शुद्ध जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ वापस से 2 प्रकार का होता है। एक होता है तत्व, ठीक है, एक होता है आपका तत्व और दूसरा होता है आपका यौगिक। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तत्व को बोलते हैं हम एलिमेंट और यौगिक को बोलते हैं अपन कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? अपन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? यौगिक को अपन कंपाउंड बोलेंगे। अच्छा, अब जो रासायनिक वर्गीकरण है, इसमें पदार्थ 2 प्रकार का हुआ, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। बात ठीक है। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे?
जो एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे। ठीक है, यानी जो जिसमें एक ही प्रकार का पदार्थ हो उसे हम क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक ही प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, उसे हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। अभी नाम से समझ में आ रहा है, शुद्ध घी, इसका मतलब केवल घी है, उसमें और कुछ नहीं है। शुद्ध तेल, तेल का मतलब उसमें शुद्ध तेल है, तेल के अलावा कुछ नहीं है। शुद्ध चीनी, चीनी का मतलब है कि उसमें सिर्फ चीनी के कण है, चीनी के कण के अलावा उसमें कोई नमक के कण या कोई एक्स्ट्रा कंकड़ पत्थर वगैरह कुछ नहीं है। बात ठीक है ना? शुद्ध का मतलब होता है एक ही प्रकार का। बात ठीक है ना? शुद्ध का मतलब क्या है? एक ही प्रकार का। ठीक है, तो ये दो प्रकार से हुआ, एक होता है आपका तत्व और दूसरा होता है आपका यौगिक। ठीक है, अब तत्व किसे कहते हैं? ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के, ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं तथा जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से सरल पदार्थ में यानी कि आगे नहीं तोड़ा जा सके। ठीक है, तोड़ा नहीं जा सके। बात ठीक है, उससे अपन क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अगर अपन एक ब्रॉड लेवल पे बात करें तो एक ही प्रकार के परमाणु से जो बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे? तत्व कहेंगे। अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल की पूरी आवर्त सारणी है, पूरी पीरियोडिक टेबल है। जैसे मैं आपसे बोल दूं धातु है, जैसे मैं कह दूं सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। मैं कह दूं कार्बन है, सिलिकॉन है। मैं कह दूं सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है। ठीक है, मैं कह दूं हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ये सारे क्या हैं? तत्व हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि कुछ तत्व तो कैसे होते हैं? एक परमाणविक। कुछ तत्व कैसे होते हैं? द्विपरमाणविक। कुछ तत्व होते हैं चतुर्परमाणविक, अष्टपरमाणविक, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोल दूं सर ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जैसे मैं आपको बोलता हूं सर जैसे H2 है, नाइट्रोजन N2 है, O2 है, F2 है, P4 है, S8 है, ये सारे भी क्या होते हैं? तत्व ही होते हैं। ये सारे भी क्या होते हैं? तत्व ही होते हैं। ठीक है, हालांकि हम इनको अणु बोल देते हैं क्योंकि दो परमाणु से जो मिलके बनता है उसे अपन अणु बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली ये तत्व हैं। तत्व कैसे हैं? क्योंकि ये जो H2 है इसमें एक ही प्रकार के दो हाइड्रोजन परमाणु हैं। नाइट्रोजन है, ये भी तत्व है, इसमें एक ही प्रकार के दो नाइट्रोजन परमाणु हैं। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे ऐसे तत्व हैं जिनमें दो परमाणु हैं, मतलब सेम प्रकार के ही हैं। H2 की बात कर रहा हूं तो इसमें दो हाइड्रोजन है, दोनों एक जैसे ही हैं। मैं P4 फॉस्फोरस की बात करता हूं, ठीक है ना, ये भी ऐसा तत्व है जिसमें एक ही प्रकार के 4 फास्फोरस के परमाणु हैं। मैं सल्फर अणु की बात करता हूं, सल्फर तत्व की बात करता हूं, इसके अंदर में भी एक ही प्रकार के सल्फर के 8 परमाणु उपस्थित हैं। आगे बात समझ में, ये बेसिकली तत्व होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्व। अब इन्हें किसी भौतिक और रासायनिक विधि से आगे सरल पदार्थ में तोड़ा नहीं जा सके। भाई H2 है जो कौन से परमाणु से मिलकर बना है? H और H से। क्या हम इन्हें आगे और तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। सल्फर है, ये 8 सल्फर के परमाणु से मिलकर बना है। क्या हम इसको आगे तोड़ सकते हैं कि किसी भौतिक रासायनिक विधि से? नहीं तोड़ सकते। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि तत्व वो होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें किसी भौतिक और रासायनिक विधि से आगे और तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, उसे अपन क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं यौगिक किसे बोलेंगे? देखो यहां पर शब्द क्या था? एक ही प्रकार के परमाणु। ठीक है ना, यहां पे क्या आ जाएगा? एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलके बना हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? यौगिक। लेकिन इसमें एक बात और है, एक से अधिक परमाणु जिनमें
निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है। इसमें एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे लेकिन उसमें अनुपात कैसा होगा, निश्चित होगा। उसे अपन क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं आपको बोलता हूँ H2O। H2O एक यौगिक है, हमें साफ मालूम चल रहा है कि इसमें दो प्रकार के तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसमें अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा 2:1 हमेशा। यानी हाइड्रोजन के इसमें दो परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का हमेशा इसमें एक परमाणु होगा। ये फिक्स है, ये पानी चाहे कैसा भी लेके आए, चाहे हम बर्फ को ठंडा, चाहे हम बर्फ को पिघलाएं वो पानी लेके आएँ, चाहे वाष्प को अपन संघनित करें वो पानी लेके आए, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो नाले का पानी हो, जमीन का पानी हो, है कि नहीं है, कहीं का पानी हो, उसमें अनुपात हमेशा फिक्स होगा 2:1, H2 2 और ऑक्सीजन का 1। इसे अपन क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं CO2, मैं क्या बोलता हूं, CO2। CO2 एक यौगिक है क्योंकि इसमें निश्चित अनुपात है, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2। अब ये CO2 आप कैसे भी प्राप्त करो, जैसे कि पौधे क्या, जैसे कि अपन सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी से क्या निकल रही है, CO2, उसमें भी अनुपात 1:2 ही होगा। मैं कार्बन को जला रहा हूँ, उससे बनेगी CO2, उसमें भी अनुपात 1:2 ही होगा। बात सही है ना। हमारे पास संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, हम उस पर एसिड डाल दें, उसमें से CO2 निकलेगी, उसमें भी अनुपात क्या निकल के आएगा, यही निकल गया। कहने का मतलब है यौगिक जो होते हैं एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, इसमें एक से अधिक प्रकार के तत्व होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन एक तत्व है और ऑक्सीजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, यौगिक। जो भी फॉर्मूले पढ़ते हैं अपन बड़े, मैं आपको H2O बोल दूं, CO2 बोल दूं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, मैथेन, कैल्शियम कार्बोनेट, जो भी मॉलिक्यूल कहूँगा वो सब के सब क्या होंगे, आपके यौगिक होंगे, कंपाउंड होंगे। मैं कह दूँ ग्लूकोज C6H12O6, मैं कह दूँ ग्लूकोज C6H12O6, तो ये भी क्या होगा, आपका एक यौगिक ही होगा, कंपाउंड होगा। इसमें फिक्स अनुपात है, कार्बन के 6 हैं परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु। ये 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई, यौगिक क्या होता है। फिर अपन बात करते हैं जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, इस अशुद्ध पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं, मिश्रण भी बोलते हैं। इस अशुद्ध पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। अब ये 2 प्रकार का होता है। अब ये कितने प्रकार का होता है, 2। एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। ठीक है, एक होता है आपका समांगी, दूसरा होता है विषमांगी। ठीक है, समांगी को अपन क्या बोलते हैं, समांगी को अपन बोलते हैं होमोजीनस और विषमांगी को अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस। ठीक है, ओके। अब होमोजीनस और हेट्रोजीनस, समांगी और विषमांगी। समांगी कौन होते हैं, समांगी एक ही प्रकार का अंग, समअंगी एक ही प्रकार के हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 2 से अधिक, मतलब यहाँ तो यौगिक एक था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ठीक है ना, समान प्रकार, मतलब इसमें क्या होता है कि भौतिक अवस्था जो होती है हमें एक ही दिखाई देती है। यानी अवयवों का संगठन, जो अवयव होते हैं, ठीक है ना, अवयव सभी जगह, अवयवों की प्रकृति, अवयव की प्रकृति सभी जगह समान होती है, सभी जगह समान हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आप क्या करो, आपको जो मिश्रण दिया गया है हम उसको क्या है, आंखों से अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सके, अलग अलग नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल मैंने नमक को पानी में घोला, पहले नमक और पानी अलग अलग दिख रहा था, नमक को पानी में घोल दिया आपने। अब आप देखो क्या आपको कोई भौतिक अवस्था दिखी, पानी के अलावा नहीं दिखी ना, तो वो समांगी हो गया। क्या हो गया, समांगी। क्योंकि वो नमकीन पानी, अब जो नमकीन के जो गुण है ना, जो नमक के जो गुण है वो सभी जगह मिलेंगे। उस सॉल्यूशन के अंदर में चाहे कहीं का भी एक बूंद पानी एक बूंद निकाल लीजिए, एक ड्रॉप निकाल लीजिए, सब के अंदर में नमकीन के गुण पाए जाएंगे। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, समांगी बोलते हैं। इसमें भौतिक अवस्था आपको एक ही दिखाई देती है, हम अवयवों को अलग अलग, यानी पदार्थों को अलग अलग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ विषमांगी। अगर मैं क्या, देखो ये अवयव की प्रकृति सभी जगह समान होती है, यहाँ पे अलग अलग होती है, ठीक है ना। अवयवों के गुण, मैं अवयव की प्रकृति की जगह में क्या लिखूँ, अवयवों के गुण, अवयवों के गुण सभी जगह समान होते हैं और यहाँ पे क्या होंगे, भिन्न होंगे। मैं अगर ब्रॉड लेवल पे एक बात कहूँ तो आप जिसको अपनी आंखों से अलग अलग देख पाओ, जैसे मैं कह दूँ मिट्टी प्लस पानी, तो आपको पानी और मिट्टी दोनों दिखाई देंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं शक्कर प्लस नमक, तो आपको शक्कर के क्रिस्टल, चीनी के क्रिस्टल और नमक के क्रिस्टल्स आपको आंखों से अलग अलग दिखाई देंगे।
जैसे मैं कह दूं आपको तेल प्लस पानी, तेल और पानी, ठीक है ना, तो आपको तेल अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा। तो ऐसा कोई मिश्रण होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विषमांगी बोलते हैं। खास बात ये है कि जो तत्व हैं आपके एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, यौगिक आपके एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, और जो ये मिश्रण होता है ये इन पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी यौगिकों से मिलकर बने हुए होते हैं। और यौगिकों का अनुपात क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, होमोजीनस जो है अपन यहाँ पे लिए, नमक एक यौगिक है, पानी एक यौगिक है, हमने इन दोनों को मिलाया तो मिश्रण बना, उसे अपन क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। मिट्टी है, ये भी एक कंपाउंड है, यौगिक है, पानी है, ये भी एक यौगिक है, दोनों को मिलाया, हम दोनों को अलग अलग देख पा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, विषमांगी हो गया। शक्कर का फॉर्मूला होता है आपका शक्कर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, नमक का होता है NaCl, ठीक है, दोनों यौगिक हैं, दोनों का मिश्रण जो है हमको अलग अलग दिखाई देगा, उसे अपन बोलेंगे विषमांगी। तेल और जल है, तेल का फॉर्मूला होता है, पानी का फॉर्मूला होता है, दोनों को मिला दिया, दोनों हमें अलग अलग दिखाई देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे आपके विषमांगी मिश्रण, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग प्रकार से देख पाते हैं। ठीक है, तो ये इस क्लासिफिकेशन को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है, और कंटिन्यूटी रखिए। देखिए केमिस्ट्री का जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री का कोर्स बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको डेली पढ़ते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो इतना है वो इतना सा हो जाता है। ठीक है ना, बशर्ते आप इसको डेली पढ़ें, डेली प्रैक्टिस करें, और हर वीक के अंदर में जैसे संडे आता है उसमें आप इसको रिवाइज कीजिए, जो भी वीक का पूरा हो जाता है उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब ये 11 क्लास है, 10 क्लास है, 9 क्लास नहीं है कि आपको टीचर से आपको सर या मैम बोलेंगे हाँ आपका टेस्ट है, नेक्स्ट वीक के अंदर में तैयारी करके आइएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो आपको डेली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और कंसेप्ट से पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत बेसिक वाला चैप्टर है, इसमें ये मैथमेटिकल चैप्टर है। अगर भैया आप इसको डेली नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे ना, तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, बहुत आसान है, बस पढ़ते रहिए डेली इसको। ठीक है भाई, तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आया, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। इसके आगे का जो वीडियो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज छोटा सा ही वीडियो बनाया गया है। थैंक यू।